आज हम देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 डाइवोर्स या विवाह विच्छेद। कोई भी विवाह जो ये जो अधिनियम बना 1955 का, इसके पूर्व या पश्चात जब भी वो उसका अनुष्ठापन हुआ है तो वह धारा 13 में उपधारा 1 के अंतर्गत किस आधारों पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है, वो प्रावधान हम देखेंगे आज। तो इसमें जो पहला जो प्रावधान है वो ये है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। तो अब अगर मान लो दोनों पक्षकारों का विवाह हो गया और विवाह के पश्चात जो दूसरा पक्षकार है, अब उसमें पति हो या पत्नी, दोनों में से कोई भी अगर अपनी पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य के साथ वॉलेंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, दोषिता सिद्धांत के आधार पर ही विवाह विच्छेद होता है। नहीं किसी पक्षकार में कोई दोष है तो आप अलग हो जाओ, अदरवाइज हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के पश्चात में अलग होने का संबंधित 1955 के पहले कोई प्रावधान ऐसा नहीं था। दूसरा है, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ये क्रूरता का जो आधार है, ये सामान्यतः हम लोग जो कोर्ट में जो केस लगाते हैं तो अधिकतर इसी आधार का उपयोग होता है कि क्रूरता या क्रूएल्टी जो है एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ में किया हो। अब ये पति के द्वारा ही क्रूरता हो ऐसा नहीं है, पत्नी के द्वारा भी क्रूरता होती है। और क्रूरता में सिर्फ शारीरिक चोट या भौतिक प्रकार से न होकर के एक मानसिक क्रूरता जो होती है उसे भी इसके अंतर्गत कवर करते हैं हम। तो इसमें क्रूरता जो है वो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों प्रकार की क्रूरता आती है। तो अगर मान लो किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ क्रूरता किया है तो वो क्रूरता के आधार के ऊपर में अपने आप को इस धारा 13 विवाह विच्छेद जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। दूसरा ग्राउंड है कि दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है। मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को छोड़ देता है, डेजर्शन। अगर किसी पक्षकार ने विवाह के पश्चात अपने दूसरे पक्षकार को छोड़ दिया है, 2 वर्ष तक कि वो अपनी पति या पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये ग्राउंड क्रिएट हो जाता है कि वो आपस में विवाह विच्छेद प्राप्त कर लें, है ना। नेक्स्ट है, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति जो हिंदू है उसने हिंदू विवाह या हिंदू विधि के अंतर्गत सप्तपदी के आधार पर हिंदू विवाह किया है और विवाह होने के पश्चात वो किसी दूसरे धर्म में संपरिवर्तित हो जाता है और हिंदू नहीं रहता है, तो जब वो हिंदू धर्म छोड़ देता है, किसी अन्य धर्म को अपना लेता है, तो इस आधार पर भी दूसरे पक्षकार को, व्यथित पक्षकार को अधिकार है कि वो अपने आप को दूसरे पक्षकार से विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा अलग कर ले। इसके अलावा विवाह विच्छेद के लिए जो नेक्स्ट ग्राउंड है, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा हो। विकृत चित्त मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात हम यहाँ कर रहे हैं, अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तिक रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ में रहे। यानी ये अनसाउंडनेस अगर है, अगर कोई व्यक्ति विकृत हो गया है और वह लगातार रूप से या इंटरमिटेंटली बीच बीच में ऐसे कोई मानसिक डिसऑर्डर से पीड़ित है कि दूसरा पक्षकार उसके साथ रह ही नहीं सकता। अब मान लो कोई पक्षकार है, पत्नी या पति जो है वो अचानक रात में उठ करके कोई जो है विशेष ऐसी कोई प्रक्रिया करने लगे जिसमें कि जो पागल लोग जो करते हैं वैसा करने लगे, तो दूसरा पक्षकार उसके साथ कैसे कैसे रह पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है आपको एक ग्राउंड मिल गया कि
जो व्यथित पक्षकार है वो अपने आप को दूसरे पक्षकार से विवाह विच्छेद प्राप्त कर ले। यानी इसमें युक्तियुक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती है, ये शब्द का प्रयोग जो किया गया है, रीजनेबली बी एक्सेप्टेड टू लिव विद दिस रेस्पोंडेंट, मतलब न्यायालय के पास में ये सोचने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए ग्राउंड्स होना चाहिए, जिससे आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब वो जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से असाध्य रूप से विकृत है कि जिसके कारण वो जो है उसके साथ नहीं रह सकता। अब इसमें मानसिक विकार जो शब्द है उसको स्पष्ट किया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड सीजोफ्रेनिया। तो अगर मान लो सीजोफ्रेनिया का मरीज भी है तो वो मानसिक इस बीमारी के अंतर्गत आता है और उसे विवाह विच्छेद प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा जो अगला ग्राउंड है धारा 13 की उपधारा 1 में चौथा ग्राउंड कि वो जो व्यक्ति है उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा हो। अब ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को भी एक ग्राउंड बनाया गया है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। अगर किसी पक्षकार को कुष्ठ है असाध्य रूप से, असाध्य मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में भी वो दूसरे पक्षकार से अलग हो सकता है, विवाह विच्छेद कर सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड है इसका संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा हो, सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। अब ये जो रतिज रोग है मतलब ये जो विवाह के पश्चात में अगर मान लो किसी पक्षकार को, ये रतिज रोग जो फैलते हैं वो इंटरकोर्स के द्वारा जो होने वाले जो रोग हैं वो उस टाइप से उसी तरीके से ये फैलते हैं। तो अगर मान लो संचारी रूप से रतिज रोग है यानी वो इंटरकोर्स के द्वारा दूसरे पक्षकार को वो रोग हो सकता है। जैसे आपको अभी इसमें आप देखेंगे कि एड्स करके एक आया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो भी जो है वो रचित रोग की परिभाषा में आता है, हालांकि इज़ नॉट ए डिसीज़, इट्स जस्ट ए सिंड्रोम, है ना। तो वो अगर ऐसी स्थिति है संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित है तो दूसरे पक्षकार को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्या ग्रहण कर चुका हो। प्रवज्या समझ रहे हैं? प्रवज्या मतलब है कि ही हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड, संसार का त्याग कर देना। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ में विवाह करने के पश्चात संसार को त्याग कर दिया है तो दूसरे पक्षकार को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अपने आप को उस आधार के ऊपर में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ले। तो संसार का त्याग देना अगर किसी पक्षकार के द्वारा किया जाता है तो दूसरा पक्षकार जो है वो अपने आप को विवाह विच्छेद की डिग्री के द्वारा अलग कर सकता है। अब इसमें दूसरा पक्षकार यदि जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। ये प्रावधान आप जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसमें भी है कि 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति नहीं दिखता है या उसका पता नहीं चलता है तो उसको मृत मान लिया जाता है। तो उसी प्रावधान से मिलता जुलता प्रावधान यहाँ पर किया है धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 7 में कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक कालावधि के भीतर कुछ नहीं सुना है, स्वाभाविकता यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पति या पत्नी को वो इस आधार के ऊपर में न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एक याचिका धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 7 के अंतर्गत कि हमारे पति जो है या हमारी पत्नी जो है कहीं चले गई है और 7 वर्ष से उसके बारे में कोई पता नहीं चला है, तो वो जीवित है या मर गई इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में उसे जो है वो विवाह विच्छेद की डिक्री दी जाए। तो पब्लिकेशन के बाद या ऐसा कोई सबूत जो जैसे कि मान लो न्यायालय में ये सबूत प्रस्तुत किया जाए कि उसने पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है गुमशुदगी की और उसको 7 साल हो गए हैं, तो इसके पश्चात जो है न्यायालय इस ग्राउंड के ऊपर में विवाह विच्छेद की डिग्री पास कर देगा। इसके पश्चात में जो है कि
विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए स्पष्टीकरण वाला जो पार्ट दिया है इसमें कि विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के या पश्चात अनुस्थापित हुआ हो या पूर्व विवाह विच्छेद डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा कि ऐसे कार्यवाही में पारित जिसमें उस विवाह के पक्षकार ने न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष से उसके ऊपर की कालावधि भर उस पक्षकार के बीच कोई सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। अब अगर मान लो ऐसी स्थिति है कि दोनों पक्षकार इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्राप्त करते हैं और जुडिशियल की सेपरेशन की डिक्री प्राप्त करने के पश्चात 1 साल तक दोनों के बीच में कोई सहवास प्रारंभ नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में भी विवाह विच्छेद का आधार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी की कार्रवाई में पारित उस विवाह के पक्षकार दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष से उसके ऊपर की कालावधि पर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। धारा 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स से दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के बारे में प्रावधान है और अगर मान लो ऐसी डिक्री न्यायालय पारित कर देती है कि भाई दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापित किया जाता है और उसके पश्चात भी कोई पक्षकार 1 वर्ष की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापन नहीं करता है तो भी उसे एक आधार प्राप्त हो जाता है कि वह विवाह विच्छेद इस आधार पर प्राप्त कर ले। तो उसे अन्य कोई आधार बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही आधार के आधार पर इसी आधार पर जो है वो विवाह विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें है धारा 13 की उपधारा 2, वो पत्नी जो विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए किस आधार पर अर्जी प्रस्तुत कर सकेगी वो धारा 13 की उपधारा 2 में दिया गया है। अभी जो हम धारा 13 की उपधारा 1 देख रहे थे वो पति और पत्नी दोनों के लिए थे। अब ये जो धारा 13 की उपधारा 2 है ये सिर्फ पत्नी के लिए ही प्रावधान करता है।